नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने हिसाब से अपने कर्तव्य को सच्चाई के साथ पूरा करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हो और जितना हो सकता है अपना 100% दे रहे हो और उसके साथ साथ स्वस्थ भी हो। तो इस शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज नन्हे इंसान की 23वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं नन्हे इंसान 23वां अध्याय, लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। तो टैंटा तो अभी तक पिछले जो अध्याय हैं वहाँ पर तो वो अपने ही मन की बात कुछ कुछ बोल रही थी, है ना, बोल रही थी। तो अब तक तो वो अपने मन की बात, दिल की बात तो बोलना तो ख़त्म कर दी। क्यों? क्योंकि अब तो पार्ट 2 की भी एग्ज़ाम आ गई, तो भाई उसके लिए तो तैयारी करनी है कि नहीं, है ना। लेकिन उसके साथ साथ वो गिटार की जो स्कूल है ना वहाँ पर वो जाना बरकरार रखी। गिटार जहाँ पर वो सीखती थी वो स्कूल में एनुअल जो फंक्शन होती थी ना, तो वहाँ पर वो सोलो या कोरस में हमेशा वो पार्ट लेती थी। और हाँ, पार्टिसिपेट तो करती ही थी, लेकिन उसके साथ साथ हर रोज़ घर पे अनुशीलन भी करती थी। तो भाई जितना प्रैक्टिस करेगी उतनी अच्छी बात है। तो ऐसे ही एक दिन वो अपने घर पे अपने कमरे में प्रैक्टिस कर रही थी गिटार। तो गिटार पे वो गाना गाना डिफरेंट गाने, फिर धुन और डिफरेंट। अच्छा, गिटार का बहुत प्रकार होता है। कुछ होता है जो स्टील के साथ बजाया जाता है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है ये जो स्ट्रोक होता है वो, अच्छा, कुछ कुछ गिटार ऐसा होता है जिसमें आप उंगली से दबा के, जैसे सितार बजता है वैसे बाएं हाथ से उंगली से तार को, जो गिटार की जो तार है उसको दबा के आप उसका जो वेवलेंथ है वो चेंज करते हो। और कहीं पर स्टील से बजाया जाता है, लोहे का एक छोटा सा रॉड होता है, सॉलिड वाला स्टेनलेस स्टील का, तो उससे भी बजाया जाता है। तो अब ठीक है, वो तो आप उस लेंथ को, तार के लेंथ को आप चेंज कर रहे हो, लेकिन आप जो उंगली से उसको बजाओगे उसमें 6 तार होता है। सितार की तरह 3 तार नहीं होता है। तो शायद 3 तार नहीं, 3 से ज़्यादा भी होता होगा, मुझे सही से मालूम नहीं है, मैं ऐसे बोल दूँगी तो गलत हो जाएगा। लेकिन गिटार में 6 तार होता है और इस तार में डिफरेंट ऑक्टेव्स होते हैं और डिफरेंट धार, मतलब डिफरेंट स्केल में होता है ना, डिफरेंट स्केल में होता है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 दोनों में अंतर ऐसा है, एक एकदम सुरीली है तो छठवा एकदम गंभीर है, मतलब बहुत ही भारी आवाज़ निकलता है। तो भाई आपके गाने के अनुसार, आपके धुन के अनुसार आपको वो जो स्ट्रोक करना होता है वो कभी 1 में तो कभी 3 में, कभी 4 में तो कभी 6 में, तो ये सारे वो प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो वही यहाँ पर कह रही हैं, कहा जा रहा है कि डिफरेंट स्ट्रोक ये सारे प्रैक्टिस तो करना पड़ता है, तो वो प्रैक्टिस कर रही थी। तो टैटा ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते एक गाना वो बजाना चालू कर दी गिटार में ही। और जब वो जस्ट उसको ख़त्म ही की और बैठ के सोचने लगी कि इसके बाद कौन सा गाना वो प्रैक्टिस करेगी, अचानक से पिताजी बगल वाले कमरे से आके बोले, तू बेटा क्या ये राग बजा रही थी क्या। ये सुन के अब पिताजी को तो गाने का शब्द नहीं पता था, तो इसीलिए वो जो राग के ऊपर वो गाना आधारित थी, पिताजी वो उसके लिए बोले। तो टैंटा तो सुन के उसकी मुंह तो खुली ही रह गई और वो सोचने लगी, हैं बाबा को कैसे पता चला, बाबा को कैसे रागों के ऊपर, ये सारे कौन से राग के ऊपर ये गाना बना है, ये सारे उनको कैसे पता चला। तो जो भी है उसने वो टैंटा बोली, हाँ बाबा, मैं वही गाना बजा रही थी जो आप जिस राग के बारे में बोल रहे हो उसी राग के ऊपर ये गाना बनाया गया है। लेकिन बाबा आपको तुम्हें कैसे पता। अच्छा एक बात बोलूं हम लोग
आप नहीं बोलते ज़्यादा माँ बाबा को, तुम ही, मतलब तुम ही बोलते हैं ज़्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो वैसे ही यहाँ पर बोल रहे हैं। तो टैटा पूछी, बाबा तुम्हें कैसे पता, तुम कैसे जानते हो। तो पिताजी तब दूसरे जो बगल वाले रूम कमरे से आके आके उसको दूसरे एक कमरे में लेके जाके बोले, ये जो सितार, ये जो तानपुरा, ये जो देख रही है ना, ये तानपुरा ना तेरे दादाजी को किसी ने एक दिए थे। तो इस तानपुरा को लेके मैं भी कुछ दिन रियाज किया था। तो टैंटा तब सोचने लग गई, भाई हैं बाबा कुछ दिन के रियाज से ही कौन सा राग कौन सा आलाप है वो अगर समझ पाते, इतनी इतनी गहरी धारणा उनके अंदर हो गई है। अगर उसकी थोड़ा बहुत, मतलब चलो छोड़ो, मतलब अगर बाबा सीरियसली रियाज करते तो क्या होता, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसका एक बूंद भी अगर टैंटा के अंदर होता तो वो तो कहाँ से क्या क्या ही कर लेती। तो वो सोचने लगी कि भाई और भी अच्छे से सीख लेती मैं। तो जो भी हो भाई, आज सच में वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि टैंटा जो भी गाना बजाई थी उस राग को, इसका मतलब वो अपने पिताजी के कान तक पहुंचाने लायक बना पाई थी। तो और इसी से उसको भी अपने पिताजी का सबसे गोपनीय साधना के बारे में भी वो उसको जानकारी मिल गई, है ना। तो अब टैंटे को समझ में आया कि भाई क्यों बाबा रेडियो में क्लासिक सारे गाने जो क्लासिकल म्यूजिक्स होते थे वो क्यों सुनने में इतनी दिलचस्पी लेते थे। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन पार्ट 2 की एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गई। अब पढ़ाई लिखाई के इतने सारे जो साल गुजरे हैं, इसमें कितने सारे घटनाएं घटी हैं, है ना। ये सारे वो पार करके आ गई। अब लेकिन गिटार सीखने जाना भी तो एक सीखना ही है ना। तो वो जब सीखने जाती थी तो उसके लिए वो उसको स्कूल में जाना पड़ता था, गिटार स्कूल में। और उसके लिए पता है वो गिटार जो होता है ना, वो बड़ा सा बक्सा को लेके वो गिटार स्कूल में चलती थी। ऐसे ही आने जाने के बीच में एक घटना घटी थी। अगर टैंटा अपने जीवन में शिक्षा का जो मोल है वो अगर संपूर्ण रूप से अगर कहना चाहती है, तो ये घटना अगर आप लोगों से वो नहीं साझा करती है तो उसे लग रहा है, वो सोच रही है कि ये अपूर्ण रह जाएगी। तो क्या घटना घटी थी। अच्छा, यहाँ पर एक बात बोलना है कि भाई टैंटा शाम के वक्त गिटार स्कूल में गिटार सीखने जाती थी, ठीक है। और अभी तो पार्ट 2 का एग्ज़ाम हो चुका है, तो इसलिए टैंटा और कॉलेज नहीं जाती थी। लेकिन जो भी हाथ खर्चा जो भी है वो अगर लाना पड़ता था तो पिताजी के कर्म क्षेत्र से ही लाना पड़ता था। तो भाई तो गिटार स्कूल के जाने के रास्ते में ही वो सीधे सीधे बाबा के पास पहुंच जाती थी, वहाँ से लेके फिर गिटार स्कूल में चली जाती थी। अब ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, वो शाम को घर से निकली और निकल के बस स्टैंड में आके बस में चढ़ गई। इसके बाद बस जब चलना शुरू की, फिर धीरे धीरे एक और अच्छा यहाँ पर ऐसा है, वो घर के यहाँ से जिस बस में बैठती थी और बाबा के जो कर्म भूमि है, कर्म स्थल है, वो लास्ट स्टॉप होता था, लगभग लास्ट स्टॉप ही होता था। तो वहाँ पर जाके वो उतर जाती थी। तो आज भी उतर गई। फिर भाई उसको बीच में कभी उतरना नहीं पड़ता था, तो बहुत इजी रास्ता था, एकदम बैठ के यात्रा शुरू करो और वो ख़त्म भी करो बैठ के ही। फिर धीरे धीरे अच्छा, अब पिताजी से जो भी लेना था वो लेके फिर बस स्टैंड में वापस आ गई। वापस आने के बाद अब उसको जिस बस में चढ़ना था ताकि वो गिटार स्कूल में पहुंच पाए, तो वो वैसे ही वो नंबर देख के वो चढ़ गई, ठीक है ना। और अब इसके बीच बारिश भी शुरू हो गई। वो बस स्टैंड में आई, चढ़ी, जो भी है वो सारे करते करते हमारे बारिश महाराज भी शुरू हो गई। बारिश बरसाना भी वो शुरू करती है। तो भाई अब क्या हुआ, बस तो चलना शुरू कर दी,
थोड़ी दूर जाने के बाद टैंटा को लगा कि यार ये कौन से रास्ते से जा रहा है ये बस, ये चल के कौन से रास्ते से है। दोनों तरफ जो भी टैंटा नॉर्मली देखती है वो सारे उसको अपरिचित ही लग रही थी। तो तब टैंटा कंडक्टर को पूछी कि अच्छा मुझे यहाँ जाना है, स्टॉप में जाना है, वहाँ पर जाएगी तो कंडक्टर बोले हाँ जाएगी। तो टैंटा तब सोचे शायद बस घूम के जा रही है, शायद बरसात हो रही है, ऐसा ऐसा कुछ हुआ है इसीलिए जा रही। तो अब थोड़ी दूर जाने के बाद वो जहाँ पर रुका, वो जो जगह है ना वो टैंटा को एकदम ही अपरिचित लगने लगा। और फिर थोड़ी देर में बस कंडक्टर सबको बोलने लगे फलाना फलाना इस जगह पे जो लोग जाओगे वो अभी के अभी यहाँ पर उतर जाओ। तो भाई ठीक है आप लोग उतर जाओ जहाँ तक बोले। बस का 3-4 लोग छोड़ के और टैंटा को छोड़ के बाकी पूरा बस ही खाली खाली हो गई, पता है। अब पिताजी ने मतलब बाबा ने टैंटा को बोल दी थी अगर कभी तुम ऐसे गलत बस में चढ़ जाओ ना तो तुम चिंता मत करना, एकदम लास्ट स्टॉप में चले जाना और वहाँ से फिर से वापसी वाले बस में तुम जहाँ से शुरू किए हो वहाँ पर वापस आ जाना, फिर जो बस तुम्हारे लिए सही है वो उसमें चढ़ जाना। तो ठीक है भाई, अब साथ में गिटार की बक्सा भी है जिसमें गिटार भी है और उसके साथ साथ बारिश भी हो रही है, भाई छाता भी लेना है, बहुत कुछ तामझाम है। तो इसीलिए टैंटा बहुत दुविधा में आ गई कि भाई उतर जाए या बाबा जैसे बोल दिए थे वैसे लास्ट स्टॉप तक जाके फिर वापस आ जाए। तो भाई टैंटा बैठ बैठ के सोचने लगी। तब थोड़ी देर बाद वो कंडक्टर कहने लगे टैंटा को जिस स्टॉप में उतरना था उस स्टॉप का नाम करके बोले अगर यहाँ पर जाने के लिए कोई अगर है यात्री तो हम बोल रहे हैं कि आप लोग भी उतर जाओ क्योंकि बस और उस तरफ नहीं जाएगी। तो भाई अब मतलब उस तरफ या उस तरफ से होकर नहीं जाएगी। तो जहाँ तक सुना भाई जो भी हो टैंटा तो तुरंत उतर गई। और उतरने के बाद तब भी घमासान बारिश हो रही थी। मुझे नहीं पता आप लोग सुन पा रहे हो या नहीं, अभी भी यहाँ पर बहुत अंधाधुंध बारिश हो रही है। चलो आज का जो टाइमिंग है सही है तो बारिश तो होने लगी तो टैंटा एक गिटार मतलब बक्स गिटार का वो लंबा सा बड़ा सा बक्सा, अगर मतलब मैं अगर बोलूँ ऐसा एक गिटार का बक्सा लगभग 4.5 से 5 फीट लंबा होता है, ठीक है। जो हवाईयन गिटार्स होते हैं जो वुड का बना हुआ गिटार होते हैं तो भाई वो एक 5 फीट लंबा एक गिटार का बॉक्स, उसमें गिटार है और फिर थोड़ी देर पहले मैं जैसे बोली स्टील से बजाया जाता है वो सारे सब कुछ। वो स्टील का वज़न एटलीस्ट कितना मिनिमम 700 से 1 किलो का वज़न का होता है। तो वो सारा ताम झाम पिक्स वगैरह सब कुछ उसके साथ ही है। तो उसको लेके ऊपर से पैसे का बटुआ वगैरह भी होगा और फिर छाता वाता सब कुछ लेके हमारी टैंटा तो उतर गई। और उतर के वो क्या देख रही है भाई, जहाँ पर उतरी है वहाँ पर 3 दिशाओं में 3 रास्ता गया है। अब भाई कौन से दिशा में जाए, तो थोड़ी दूर चल के वो उसी में से एक रास्ते को में चल के उसमें एक दुकानदार मिले। तो वो पूछी कि मुझे फलाना जगह जाना है तो कौन सा रास्ता पकड़ना है। तो वो जो दुकान वाले अंकल थे वो दिखा दिए कि बेटा तुम इस तरफ से जाओ। तो ठीक है, हमारी टैंटा चलने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद और एक दुकान दिखी। अब पूछना तो ज़रूरी है कि भाई, क्योंकि वो उसके लिए पूरा नया रास्ता है। तो फिर से पूछी तो ये दूसरे वाले दुकानदार जो हैं मतलब जो अंकल हैं वो भी दुकान के अंकल बोले हाँ बेटा आप सही रास्ते में जा रहे हो और थोड़ा सा सीधे सीधे जाना, ठीक है। सीधे सीधे चलने से ही आपको वो आप जहाँ पर जाना चाह रहे हो ना उसके रास्ता आपको मिल जाएगा। पता है सही में वो बहुत अच्छे से रास्ता दिखाए थे वो दोनों अंकल। और टैंटा को अपने गिटार स्कूल के जाने की मतलब गिटार स्कूल तक जाने वाले रास्ता उसको मिल गया है ना। और फिर वो गिटार स्कूल में चले आए। अब उसके बाद टैंटा जहाँ तक घुसी गिटार स्कूल में तो मास्टर जी पूछे इतनी देर क्यों लगा दी रे। तो टैंटा पूरे विस्तृत वर्णन कर दी और फिर बोली कि मैं ना ये देखने में मतलब बाद में टैंटा नोटिस की थी कि नंबर तो सेम है, बस का नंबर तो सेम है। अच्छा बस का नंबर मैं
आउटसाइड वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर मैंने क्या देखा है कि बस का रूट का नाम होता है। दिल्ली में कुछ बसेस का नंबर होता है, ऐसा नहीं है कि बस का नंबर नहीं होता है, लेकिन साउथ इंडिया में जाओ या बाकी जगह में जाओ, रूट का नाम बहुत ज़्यादा लिखा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर मतलब वेस्ट बंगाल में नॉर्मली क्या होता है, मतलब पहले के ज़माने में, अभी भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आपको रूट नंबर लिखा हुआ होता है। अब नीचे किसी बस में रूट का मतलब फाइनल स्टॉपेज, मतलब जो मेन स्टॉप है, शुरू और ख़त्म, ये दो मेन जो स्टॉप है उनका नाम लिखा हुआ होता है। तो भाई हमारे टाटा जी ने क्या किया था टाटा जी ने वो बस का जो बस रूट का सिर्फ नंबर देख के चढ़ गई थी, और वो भी कैसे चढ़ी, मान के चलो कि बस के रूट का नंबर है 80, ठीक है ना, तो वो 80 देख के चढ़ गई, लेकिन 80 के बगल में अगर ए या बी या सी लिखा हुआ है, मतलब उसका रूट, मतलब पहला या मतलब पहला रूट, मतलब इनिशियल जो स्टार्टिंग पॉइंट है शायद वो सेम रहेगा, फिर रूट मतलब घुमावदार रास्ते से शायद ये भी हो सकता है कि एक ही स्टॉपेज में, मतलब एक ही फाइनल स्टॉपेज में जाके रुक सकता है, या फाइनल स्टॉपेज से भी और थोड़ा सा आगे जाके रुक सकता है ना। तो ऐसा होता है। अब हमारी टाटा जी ने तो देखा नहीं कि उस 80 के बगल में और कुछ लिखा हुआ था, अब वो चढ़ गई, फिर जाके उसको पता चला कि ऐसे बस में वो चढ़ी थी कि भाई जो बस नॉर्मल वाले जो रूट वाली जिस बस में वो चढ़ के जाती है, वो उसका आखिरी स्टॉपेज उससे भी ज़्यादा है। तो भाई अपने मास्टर जी को सब कुछ बोल दी, और उसके बाद टाटा सोचने लगी अगर सही में ऐसे कर लेती जैसे पिताजी ने बोला था, मतलब बाबा ने बोला था कि एकदम आखिरी तक पहुंच के फिर वापस आना। भाई सोचो, पहले तो शाम का समय था, और ऊपर से पूरा वहाँ तक जाके फिर वापस आके फिर अपने स्कूल के लिए रवाना होना, मतलब रात तो कितना ही हो जाती थी और कितना कुछ हो जाता था, हो सकता था। तो टाटा को उस दिन ये अनुभव हो गया कि तात्कालिक या तुरंत डिसीजन या सिद्धांत कैसे लेना होता है, अर्थात हमेशा हमारे माँ बाबा की बात तो सुनना चाहिए, लेकिन जिस परिस्थिति में आप हो उस परिस्थिति के अनुसार आपको मेन जो सीख है माँ बाबा का, वो याद रखते हुए फिर आपको अपना डिसीजन खुद लेना पड़ता है। जीवन के इस यात्रा में माँ बाबा का जो क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग सीढ़ी से चलते हैं तो एक रेलिंग रहता है, राइट, तो माँ बाबा का जो सीख होता है वो रेलिंग का काम ज़रूर करता है, लेकिन आपकी आप सीढ़ी चढ़ रहे हो या उतर रहे हो, और आपके सीढ़ी में कांटा रखा हुआ है या बॉल रखा हुआ है या तेल गिरा है, उसके ऊपर या कुछ नहीं है, सिंपल सा है, आप उतर सकते हो, या आपके पैर में चोट लगा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करके आपको खुद ही उतरना है या चढ़ना है। हाँ, गिरने में या कुछ अगर दिक्कत आती है तो तब वो फॉर सेफ्टी, एज ए सेफ्टी नेट, हमारे माँ बाबा का जो आदर्श बोलो, जो सीख बोलो, वो ज़रूर काम करता है। तो यहाँ पर तो ये हो गया, टाटा उस दिन ये सीख ली है ना, और ये अभिज्ञता या ये जो सीख है, ऐसे ही वो सीखते हुए धीरे धीरे एक एक करके टाटा की ज़िंदगी के दिन बीतने लगी। एक दिन पार्ट 2 का एग्ज़ाम तो हो ही गया था, उसका रिज़ल्ट भी निकल गई भाई, और तब गेजेट आता था, तो वहाँ पर टाटा के रोल नंबर दिखाई पड़ा, मतलब टाटा अच्छे से पास हो गई थी। अब टाटा अपने मामा के घर, मतलब नैनीहाल मतलब नानी के घर जब गई थी, वहाँ पर जो 5 मामाओं के घर पे वो लोग रुके थे ना, अपने मामा नहीं, सगे मामा नहीं, लेकिन रिश्ते में मामा लगते वैसे 5 मामा, तो उन 5 मामाओं में से जो तीसरे मामा वो स्कूल में शिक्षक थे, तो वो शहर में उनके ससुराल था, तो वो कभी कभी आते थे, और जब वो अपने ससुराल आते थे तो यहाँ पर टाटा लोगों के घर पे भी आते थे, क्योंकि वो भी तो टाटा के माँ को दीदी बोलते थे।
तो दीदी के घर आ जाते थे और फिर थोड़ा सा हाल चाल पूछ के फिर वापस चले जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन वो तीसरे जो मामा हैं वो आए, और आने के बाद टैंटे के माँ के साथ खूब मज़े से गप्पे, मतलब क्या बोलूँ, बातें करने लगे। और फिर टैंटे को देख के टैंटे की माँ को बोले बोले वो, अच्छा सुनो, इसको ना ये कोर्स करवा दियो, तब वो बहुत आसानी से स्कूल में उसको शिक्षक की नौकरी मिल जाएगी। तो फिर सब कुछ बोल के मामा तो चले गए। फिर बाबा जब काम से वापस आए तो माँ उनको बोले, तो टैटा तो इतने दिन सिर्फ मान लेके, अच्छा, हम बांग्ला में इंसान को कहते हैं मानुष। मानुष ये जो शब्द है, ये दो शब्द का मिलित शब्द है। क्या क्या है? मान, मान मतलब सम्मान, और होश मतलब होश। तो भाई टैंटा इतने दिन अपने सम्मान के साथ या मान के साथ जी रही थी, बड़ी हो रही थी। अब उसके अंदर कहाँ से जानी होश आ गया। और तब सब कुछ सुनने के बाद टैंटा बोली वो और नहीं पढ़ाई करेगी और वो नौकरी भी नहीं करेगी। तो माँ बोली तब तू क्या करेगी, बैठी रहेगी? तो टैंटा बोली हाँ मैं बैठी रहूँगी। तो पिताजी बोले, मतलब बाबा बोले, ठीक है, तुझे घर पे नहीं बैठना है, तू मेरे साथ मेरे बिजनेस में चलेगी और तू वहाँ पर काम सीखेगी मेरे साथ। तो टाटा उसमें भी राज़ी हो गई। उसको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हर्ज नहीं था, है ना। तो वो बाबा के साथ बाबा के काम सीखने लगी और उसके साथ साथ गिटार भी सीखना चालू रखी। अब बड़ी दीदी, मजली दीदी, डॉक्टर अंकल के घर के लोग सारे मिलके और टैंटा के घर के सारे जो सदस्य हैं सबको लेके, कितने लोगों का ये सारे लोग एक परिवार जैसे एक साथ स्पंदित होते थे। तो आप कह सकते हो सारे लोग मिलके 25-30 लोगों का एक बहुत बड़ा सा एक परिवार बन गया था। तो भाई, और जिस परिवार का सदस्य संख्या घटता नहीं था, बढ़ ही जाता था। अब भाई ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न की जगह कलर टेलीविज़न आ गया, लेकिन फिर भी ये जो परिवार का दल है वो लोग एक झुंड होकर सिनेमा देखने जाते थे। एक बार एक हिंदी कोई मूवी आई थी, बहुत हिट हुई थी, तो सारे लोग मिलके ठीक है कि भाई ये देखने जाना है, तो ठीक है भाई चलो देखने जाते हैं। तो अब एक इंसान थोड़ी ना 30 टिकट का खरीदेगा। लोग मारेंगे पीटेंगे, सोचेंगे कि ब्लैक करने के लिए जा रहे हैं, है ना। ब्लैक बोले तो काला बाजारी, बोले तो कम दाम में खरीद के फिर उसको निर्धारित दाम से ज़्यादा इसमें बेच देना। और एक बात है, ये अनैतिक भी है, क्योंकि जो सिनेमा हॉल के जो अथॉरिटी है वही सिर्फ ये टिकट बेच सकता है। तो भाई 30 लोगों का टिकट थोड़ा ना एक जना खरीदेगा। तो भाई को बहुत, मतलब 3-4 लोग वैसे ही खड़े हो गए और फिर सबके लिए टिकट खरीद लिए। और खरीदने के बाद हुआ क्या, हॉल में जो रो होता है ना, वैसे एक रो नहीं भाई 3-4 रो पूरा भर गया पूरे परिवार में। और मान लो वो लोग मूवी तो कितने देखे भगवान ही जाने, लेकिन रो के एक एक सिरे से अगर कोई एक फुच कोई एक बातें शुरू हुई तो वो दूसरे प्रांत तक आते आते, भाई पहली बात तो है वो जो अगर आ से शुरू हुआ था, शायद आहा में जाके आ ही ऊ ए आई करके पूरा आहा में या क ख ग पूरा ख़त्म करके कहाँ पर जाके वो ख़त्म हुआ पता नहीं। लेकिन जो लोग उस परिवार के सदस्य नहीं थे, ऐसे आस पड़ोस के जो भी रो के लोग बैठे हुए थे, उनका हालत ये था कि वो लोग इन लोगों के सारे गुच पुच सुनते सुनते हंस हंस के पागल हो गए। और सोचो क्या बात होती है कि भाई मूवी दे चल रहा है मूवी में ये लोग अपने अपने अच्छा वाला, क्या बोलूं, अच्छा मज़े कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, कह सकते हो। तो भाई
ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये तो रहा सिनेमा हॉल की कहानी। और सिनेमा हॉल से बाहर जब निकले तो वो लोग क्या कहे बोले पता है, वो लोग कोई बस में चढ़ के नहीं है वापस आए, वो लोग सारे पैदल चलते हुए वापस आए। क्यों पता है? नहीं तो अच्छा, हम बंगाली जो लोग हैं, हम लोग अड्डा अड्डा ये जो चीज़ है ना, ये हम लोग बहुत पसंद करते हैं। और अड्डा क्या होता है बोलो तो? अड्डा ऐसा चीज़ होता है जहाँ पर हम किसी के बारे में कोई अच्छी बात बुरी बात ऐसे कोई आलोचना नहीं करते हैं। कोई थीम कोई कॉन्सेप्ट लेके हम लोग डिस्कस करते हैं। वो हो सकता है सूरज क्यों ऐसा है, वो हो सकता है कि ये जो रास्ता है ये कहाँ पर जा रहा है, या ये हो सकता है कि फलाना ये जो खाना है ये वहाँ पर अच्छा है। लेकिन जहाँ से परचर्चा बोले तो किसी की बुराई या अच्छाई ये वाला चीज़ जहाँ पर नहीं होता है, उसको कहा जाता है अड्डा। और अड्डा जो होता है वो हर एक इंसान के मन को बहुत अच्छे से एलिवेट करता है। ठीक है, तो भाई, तो ये लोग क्यों नहीं बस बस करके वापस आए या रिक्शा करके वापस आए? क्योंकि अगर ऐसे वापस आ जाते हो तो भाई चलते चलते जो अड्डा होता, जो गप्पे मारना होता, वो तो गायब हो जाता ना। तो इसीलिए सारे वो 30-40 लोगों का जो पलटन है वो पूरा एक साथ पैदल चलते हुए वापस आए। और ध्यान में रखना, ऐसे ही जब भी समय मिलता ये पूरा का पूरा झुंड थिएटर देखने चले जाते थे। क्लब के मैदान में बहुत ही क्या बोलूँ, नामचीन लोगों के नाटक, यात्रा, ये सारे देखने चलते थे। हॉल में जाकर मुखाभिनय बोले तो माइम माइम देखते थे, मैजिक शो देखते थे। स्टेडियम में जाके बहुत सारे नामी ग्रामी गायक और गायिकाओं की गाना वो लोग सुनने जाते थे, माउथ ऑर्गन सुनने जाते थे। और फैमिली के साथ मतलब क्या बोलूँ, इसके नदी के किनारे पिकनिक करने के लिए, फिर कोठी बाड़ी में पिकनिक करने के लिए भी वो लोग जाते थे। और सबसे बड़ा जो उत्सव था दुर्गा पूजा, तब तो वो ये पूरा 30-40 का मतलब पूरा एक भीड़ ही जाता था, चलता था कि जो सारे पारिवारिक जो पूजा होता था उसके साथ साथ जो थीम पूजा भी तब थोड़ा थोड़ा इक्का दिक्का दुक्का शुरू हो गया था, उनको भी वो लोग देखने जाते थे। ऐसे ही कुछ साल टैटा की ज़िंदगी का बहुत मस्ती करके, काम सीखते हुए और गिटार सीखते हुए कट बीत गया। टैटा अब और गिटार सीखने के लिए स्कूल में नहीं जाती है। अब घर पे ही मास्टर जी आते हैं उसको गिटार सिखाने के लिए। और मास्टर जी एक दिन टैटा को मतलब टैटा के घर पे बोले कि इसके लिए अब इलेक्ट्रिक गिटार खरीद के दो। तो खरीदा गया। फिर टैटा उसमें प्रैक्टिस करती। अब इसके बाद मतलब अभी भी वो सिंगल या कोरास में एनुअल फंक्शन में वो पार्टिसिपेट भी करती। एक दिन गिटार का जो मास्टर जी हैं, गिटार मास्टर जी जो हैं, एक दिन टैटा को बोले कि तेरे हाथ में ना वेस्टर्न म्यूज़िक बहुत अच्छा खिलता है। तो इसीलिए वो उनको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर वेस्टर्न म्यूज़िक बजाने के लिए ध्यान देना शुरू किए। अब सर अब मास्टर जी हैं, वो अपने छात्र छात्राओं को तो अच्छे से जानते हैं, परख सकते हैं। तो वो टैटा के लिए कोई एक अलग ही भविष्य देखे थे। लेकिन सही मायने में टैटा तब भी थोड़ा दूर देख पाती थी। लेकिन दूर बोले तो थोड़ा इधर से जाके वो रास्ते के मोहल्ले के गली के चौक तक देख सकती थी। लेकिन टैटा मतलब भविष्य तक कभी भी नहीं देख पाती थी, मतलब इतनी दूरदृष्टि टैटा के पास नहीं थी। टैटा तो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान को देखती थी। तो दोस्तों, आज की कहानी तो यहाँ पर ही ख़त्म होती है। हम अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये वर्तमान में जीने वाली या जीने वाला एक सेक्ट है। हर एक घर में हर एक इंसान के पास ऐसा एक एटलीस्ट एक इंसान एक
इंसान ज़रूर रहती हैं। और इस कैटेगरी के लोगों को हम लोग नॉर्मली माँ के नाम से जानते हैं। जो लोग ना अतीत देखते हैं ना भविष्य देखते हैं, जो सिर्फ अपने बच्चे और अपने लाइफ में सिर्फ वर्तमान को देखते हैं। और इस सेगमेंट को मैं आज इस पर्व को उत्सर्ग कर रही हूँ। इस सेगमेंट से मैं ज़रूर प्रार्थना करूँगी, हर किसी के जो माँ है ना, वो हर किसी के माँ को स्वस्थ रखे और सत मार्ग में हमेशा परिचालित करते रहे, क्योंकि माँ से ही उनके बच्चे भी सत्कर्म और निर्भीक मार्ग चुनते हैं। तो इस शुभकामना के साथ आज शमिता आप लोगों से अलविदा कह रही है। हम फिर से वापस आएंगे कल लाइफ ऑफ मास्टर्स लेके। तब तक के लिए सारे लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और साहित्य में रहिए। शुभमस्तु।